तो आप सबका स्वागत है शो टाइम पे और यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा किस तरह डेरिक के साथ मिलकर स्कॉट ने हरा दिया था ड्रैक को और यहाँ पर डकेलियन भी अब जा चुका है। बट हम देखते हैं नेमेटोन तक पहुंचने के लिए उनने जो तरीका चूज किया था उनसे उनको लंबे टाइम के लिए इफेक्ट पड़ने वाला था। ये सब देखा हमने लास्ट एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। उससे पहले आप वीडियो को करो लाइक। इस वीडियो पे हुए 120 लाइक्स तो मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। और हर कोई जो लाइक कर रहा है प्लीज लाइक करके बताए कि आपने लाइक किया है और आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा है। तो प्लीज एक कमेंट करना। आप शुरू करते हैं इस वीडियो को और पहले सीन में हम देख पाते हैं टाइल्स को नाइटमेयर आने लग रहे थे। हम देखते हैं उसे लगता है कि वो स्कूल के अंदर बंद है और वहां पर उसे नेमेटोन ट्री दिखता है अपनी क्लासरूम के अंदर और हम देखते हैं वो डरने लगता है और वो उठता है। बट हम देखते हैं उसके साइड में लिडिया थी और ये देख के वो कंफ्यूज है कि वो लिडिया के साथ बेड पे क्या कर रहा है और वहां पर गेट खुला था। हम देखते हैं वो गेट बंद करने के लिए जाता है और लिडिया उसको बार बार मना करती है। बट जैसे वो गेट खोलता है हमें दिखता है कि वो जंगलों के बीच में है और उसके सामने नेमेटोन ट्री है और वो समझता है कि ये सिर्फ सपना है। सपने के अंदर वो सपना देख रहा है और वो डरने लग रहा था और उठ जाता है। और हम देखते हैं जैसे वो उठता है उसे लगता है कि चलो ये सपना और नाइटमेयर खत्म हुआ। हम देखते हैं स्कूल जाता है और वहां पर मिलता है स्कॉट से और स्कॉट से अपने सारे ट्रॉमा के बारे में डिस्कस करता है। बट पता चलता है ये भी उसका एक ड्रीम ही है। हम देखते हैं इतने हॉरिफाइंग ड्रीम देख रहा था कि उसे पता नहीं चल रहा है कौन सी रियलिटी है और कौन सा सपना है। हम देखते हैं वो चिल्लाते हुए डरते हुए उठने लगता है और यहाँ पर शेरिफ उसे संभालने लग रहे थे। हम देखते हैं अगले दिन वो स्कूल जाने की तैयारी करता है जहां पर वो इतना डरा हुआ है और उसको देख के शेरिफ बोलते हैं अगर तुम चाहो तो घर पे रुक सकते हो। बट हम देखते हैं स्टाइल सिर्फ बाहर निकलना चाहता है क्योंकि उसे अपने आप से ज्यादा डर लग रहा था। हम देख पाते हैं शेरिफ पुराने केस पे वापस स्टडी करने के लिए घर से सारी फाइलें उठा के अपने ऑफिस में ले जाने लग रहे थे। और वहीं हम देखते हैं कोर्ट को भी नाइटमेयर्स आने लगते हैं, जैसे कि वो अपनी परछाई में अपने आप को वुल्फ की फॉर्म में देख पाता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है। और वहां पर आइजैक भी आ चुका था और वहां पर आइजैक थोड़ा हिचकिचाने लगता है और बोलते हैं कि तुम्हें मुझे मारना चाहिए आई थिंक। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद कोर्ट सोचता है कि ऐसा क्यों कह रहा है ये। और तभी कोर्ट का डाउट जाता है कि शायद इसने एलिसन को किस किया होगा। हम देखते हैं वो बोलता है नहीं किस नहीं किया बट सोचा था उसके बारे में। और फिर पटक के मारता है आइजैक को और यहाँ पर तोड़फोड़ की आवाजें सुन के मलीसा वहां पर आके कहती है कि घर सुपर नेचुरल नहीं है और ये टूट सकता है, प्लीज यहाँ पर तोड़ा फोड़ी मत करो। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे दोनों स्कूल वापस जाने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं आइजैक के इंटरेस्ट बन रहे थे एलिसन के अंदर और ये बात स्कॉट को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और वहीं हम देखते हैं एलिसन को जो अपने स्कूल के लिए निकलती है और वहां पर उसको भी नाइटमेयर्स आने लग रहे थे, जैसे कि स्टाइल्स और स्कॉट के साथ होने लग रहा था। और हम देखते हैं उसकी लिफ्ट बंद होती है और उसको लगता है कि वो आ चुकी है हॉस्पिटल के अंदर और वहां पर उसको नाइटमेयर आता है उसकी आंट जो उसकी बुआ है उसका। हम देखते हैं वो उसकी तरफ भागने लगती है और ये देख के डर के वहां से चिल्लाते हुए भागती है, जैसे कि कहीं ना कहीं उसकी आंट उसे हॉन्ट कर रही थी। और हम देखते हैं उसके बहुत ज्यादा अच्छे कनेक्शन थे उसकी आंट के साथ में, बट अब शायद वो इविल बन चुकी है और वो उसके पीछे आ रही है। ये सारे नाइटमेयर उसको आने लग रहे थे और उसको पता भी नहीं चलता कि वो कब स्कूल पहुंच चुकी है। और ये सारे इनवॉलेंटरी एक्शन होने लग रहे थे इन तीनों के साथ में। और अब वही हम देखते हैं स्कूल में तीनों आ चुके हैं और यहाँ पर स्कॉट को नाइटमेयर्स आने लग रहे थे। उसको लगता है कि उसका पीछा कर रहा है और उसको शैडो दिखती है एक वेयरवुल्फ की अपनी। हम देखते हैं उसे मिलता है स्टाइल और बोलता है तुम्हें भी हेलुसिनेशन हो रहा है ना। और यहाँ पर लिडिया के बताती है कि तुम तीनों के साथ ही ये होने लग रहा है। और यहाँ पर लिडिया खुश थी कि वो पहली बार ऐसा नॉर्मल फील कर रही है कि उससे ज्यादा कोई अजीब है, कोई साइकिक फील कर रहा है। और हम देखते तीनों इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे और वो तीनों एक दूसरे पे नजर रखेंगे कि कुछ गलत ना हो जाए उन तीनों के साथ में। और वही हम देखते हैं उनकी हिस्ट्री क्लास में, जैसे कि उनके पुराने हिस्ट्री टीचर मर चुके हैं तो यहाँ पर उनके नए हिस्ट्री टीचर आए हैं जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उनका नाम युकुमुरा है और वो यहाँ पर 3 हफ्ते पहले आए हैं और यहाँ पर उनकी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है। बट उसकी कोई दोस्त घर नहीं आए तो लगता है कि वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती है, जिसका नाम कीरा था। हम देखते हैं कीरा अपने फादर से बहुत ज्यादा एम्बेरस थी और वो किसी के सामने अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहती है कि वो एक टीचर की बेटी है। हम देखते क्लास स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर कोर्ट कीरा को देख के थोड़ा खुश होने लगता है और वहीं पर उसे नाइटमेयर दिखाई देता है अपनी परछाई में एक वेयरवुल्फ का, जिसको देख के वो डरने लगता है। और अब हम देख पाते हैं अगले सीन में जहां पर एलिसन को भी नाइटमेयर आने लगते हैं और वो सारी बातें डिस्कस करती है लिडिया के साथ में, जहां पर उसको अपनी आंट के नाइटमेयर्स आने लग रहे थे। हम देखते हैं लिडिया उसे हेल्प करने का ट्राई करती है और उसी क्लास में बार बार आइजैक उसकी तरफ देखने लग रहा था जैसे कि वो एलिसन को प्यार करता हो। और वही हम देखते हैं। और अब क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कोर्ट को स्टाइल के साथ में जो थोड़ा टेंस था
बट तभी स्टाइल साफ करता है कि हमने सुपरनेचुरल को रीसेट कर दिया है, तो यहाँ पर और भी सुपरनेचुरल क्रीचर्स आने वाले हैं फॉर श्योर, और हमको थोड़ा टाइम तो लगेगा नॉर्मल होने के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल कुछ रीड नहीं कर पाता है, यहाँ तक कि अपने लोकर को भी, और वहां पर छोड़ के जाने लगते हैं। और यहाँ पर स्कॉट सुन पाता है दूर खड़ी कीरा की अपने डैड के साथ कन्वर्सेशन को, जहां पर कीरा बहुत ज्यादा एंग्री है अपने डैड पे कि उसने क्लास के सामने ऐसे इंट्रोड्यूस क्यों कराया उसे। और वहां पर हम देखते हैं कीरा नोटिस करती है कि स्कॉट उसकी तरफ ही देख रहा है, बट हम देखते हैं स्कॉट मुड़ने लगता है और यहाँ पर वो अपने आप पे से कंट्रोल खोने लग रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, जिसको देख के स्टाइल डरने लगता है। उसको छुपाते हुए एक खाली रूम में लेके जाता है, जहां पर हम देखते हैं स्कॉट अपने आप को ही नाखून मार के घायल कर लेता है, जिससे कि अपने वेयरवुल्फ साइड को कंट्रोल कर सके। बट हम देखते हैं ये हालत और भी खराब होने वाली थी। हम देखते हैं स्टाइल साफ करता है कि शायद हालात और खराब हो सकते हैं हम तीनों के लिए, और मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि मैं कब रियलिटी जी रहा हूं और कब मैं सपने में हूं, और मुझे नहीं पता ये रियलिटी है कि सपना है जो मैं अभी देख रहा हूं। और स्कॉट बोलता है कोई तो तरीका होगा ना, और तभी स्टाइल बोलता है हाँ एक तरीका है, हम सपने में कभी भी रीड नहीं कर पाते हैं और वर्ड्स को एक साथ पुट ऑन नहीं कर सकते हैं, तो अगर मान लो मैं सपना देख रहा हूं तो मैं कुछ पढ़ नहीं पाऊंगा। हम देखते हो चारों तरफ पोस्टर्स को देखने लगता है, और यहाँ पर वर्डिंग से लगती मतलब स्टाइल ये भी सपना देख रहा है और अब तक वो उठा नहीं है। और ये देख के स्टाइल डरने लगता है कि उसको पता ही नहीं है वो कब कहां पर है और रियल भी है क्या फेक है। तो हमें पता चलता है कि तीनों की हालात खराब हो रहे हैं, तीनों को नाइटमेयर्स आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि वो कब कहां पर क्या कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं नेमेटोन को जगाने के चक्कर में उनने बहुत कुछ गलत कर लिया अपने माइंड के साथ में, जहां पर इनके साथ नाइटमेयर शायद और भी खतरनाक हो सकते हैं। जहां पर अगले सीन में हम देख पाते हैं एलिसन को, जो स्कूल के बाद लिडिया के साथ जा चुकी थी जंगल में अपनी बो एंड एरो की प्रैक्टिस करने के लिए। हम देख पाते हैं यहाँ पर लिडिया इसलिए कर रही है कि शायद ये सब प्रैक्टिस से उसका ध्यान अपनी आंट और ये सब नाइटमेयर से निकल सके। बट हम देखते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है जैसे नॉर्मली एलिसन करा करती थी। हम देखते हैं सब कुछ बेकार करने के बाद वो डिमोटिवेटेड फील करती है, बट यहाँ पर लिडिया उसको बोलती है ट्राई करो, एक दो बार अच्छे से ट्राई करो। और हम देखते हैं उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिनको सुनकर वो दूर जाती है और वहां पर उसको नाइटमेयर आता है उसी रात का जहां पर उसकी आंट की डेथ हुई थी। हम देखते हैं उसकी आंट उसकी तरफ भागते हुए आने लगती है, और ये देख के डरते हुए एलिसन अपनी बो एंड एरो चला देती है और किसी और पे नहीं लिडिया पे। हम देखते हैं लिडिया मरने वाली थी, बट यहाँ पर आइसैक आता है और उस तीर को पकड़ लेता है और लिडिया की जान बचा देता है। हम देख पाते हैं ये देखते एलिसन बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी, सॉरी बोलने लगती है, और शायद लिडिया को लगता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी यहाँ पर एलिसन के साथ आना। बट हम देखते हैं आइसैक ने उसकी जान बचा ली है। हम देख पाते हैं एलिसन वाले हादसे को आइसैक बताता है स्कॉट को, और हम देखते हैं स्कॉट का एक ही क्वेश्चन था कि आइसैक वहां पर क्या कर रहा था जंगलों में, और तभी समझ में आता है कि वो एलिसन के पीछे पीछे गया था और यहाँ पर दूर पटक के मारता है स्कॉट आइसैक को। और ये देख के घर में फिर तोड़फोड़ होती है, और यहाँ पर मलिसा बोलती है प्लीज ये घर सुपरनेचुरल नहीं है, अपने आप हील नहीं होगा, प्लीज इसमें तोड़फोड़ मत करो। और यहाँ पर हम देखते हैं आइसैक ना चाहते हुए भी एलिसन का पीछे जाने लग रहा था। और अब हम देखते हैं स्टाइल अपने डैड से मिलने के लिए जाता है पुलिस स्टेशन में, जैसा वो नॉर्मली करता है। और यहाँ पर उसके डैड बहुत सारे केसेस को फिर से रीओपन करके देखने लग रहे थे कि क्या क्या गड़बड़े हुई थी, और उनको सुपरनेचुरल से कनेक्ट कर पा रहे थे। और वहां पर हम देखते हैं वो एक केस पे बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि 8 साल पहले हुआ ये हादसा वो अब तक भूल नहीं पाए, क्योंकि उनका फर्स्ट केस था। जहां पर वो स्टाइल को आने के बाद बताते हैं कि एक कार एक्सीडेंट में एक मदर और उनकी 2 बच्चों की डेथ हो गई थी, और यहाँ तक कि 2 की तो लाश मिली थी, पर उनकी 9 साल की बेटी मालिया जिसका नाम था वो तो अब तक उसकी लाश भी नहीं मिली है। और वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग केस था मेरे लिए, और मुझे अब उसको सुपरनेचुरल से कनेक्ट करने का मौका मिला है, क्योंकि ये सब फुल मून वाली रात को हुआ था, शायद वेयरवुल्फ ने किया हो। बट हम देखते हैं स्टाइल को लगता है कि इन सब केस को क्यों खोलने की जरूरत है, और ऊपर से हो सकता है सुपरनेचुरल ने किया हो, बट कायोटी भी तो मार सकते हैं ना, क्योंकि उनके बॉडी पे बाइट्स और उन सब के निशान थे। और हम देख पाते हैं स्टाइल के डैड इसलिए टेंस्ड है क्योंकि ये सारे केस जाने वाले हैं कोर्ट के डैड मिस्टर मैकेओल को। और हम देखते हैं अब एफबीआई इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। हम देखते हैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा टेंस दिखाई देते हैं शेरिफ, क्योंकि उनकी और मिस्टर मैकोल की बिल्कुल भी नहीं बनती है। वैसे मिस्टर मैकोल की तो किसी से बनती नहीं है, वो दूसरी बात है, बट वो टाउन में आ चुके हैं तो इन सब लोगों को उन्हें झेलना पड़ेगा। और यहाँ पर ये सारे केस वापस ओपन होने वाले हैं, और यहाँ पर कुछ पुरानी मेमोरीज है जिससे शेरिफ अब तक उभर के बाहर नहीं आ चुके हैं, क्योंकि उनके लिए पहला जो केस था ये एक तरह से नाइटमेयर था। और वही हम देखते हैं स्टाइल को अगले दिन स्कूल में। हम देख पाते हैं कि जैसे वो अपनी क्लास में जाता है,
सब लोग साइन लैंग्वेज में उससे बात कर रहे थे जो वो समझ नहीं पा रहा है, और वहीं पर कोच भी साइन लैंग्वेज में ही बात करने लगता है। और ये देख के बोलता है, कोच मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती और मुझे पता था आपको तो वैसे भी कुछ नहीं आता है, मतलब साइन लैंग्वेज तो नहीं आती होगी ना आपको। बट हम देखते सब लोग साइन लैंग्वेज में ही इशारे करे जा रहे थे। और ये देख के स्टाइल वहां से जाने लगता है और उसको चक्कर आते हैं और पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक नाइटमेयर है, और यहाँ पर उसे पता नहीं रियलिटी क्या है और ड्रीम क्या है। और हम देखते हैं स्कॉट साफ करता है कि वो सो नहीं रहा था, उसकी आंख खुली थी। और हम देख पाते हैं कि बार बार स्टाइल ने पेज पे लिख रखा है वेकअप वेकअप, मतलब वो अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहा था, बट उसका नाइटमेयर की वजह से वो आंख खुली रख के भी सपने देखने लग रहा था। और ये देख के वो डरने लगता है। और वहीं हम देखते हैं लंच ब्रेक में सब लोग बैठ के बातें करते हैं कि इस नाइटमेयर से कैसे बचा जा सकता है। ऊपर से उसे पता ही नहीं है रियलिटी क्या है और ड्रीम क्या है, उसे नहीं पता कब वो सपना देख रहा है। और वहीं पर तीनों बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। बट हम देखते हैं आइजैक बोलता है ये तो कुछ नहीं है, मेरा आधा बचपन बीता है एक लॉकर में बंद होकर। और हम देख पाते हैं स्टाइल बोलता है कि उनको और कोई स्टोरी नहीं सुननी है। यहाँ पर उससे सपना इतना ज्यादा आ रहा है कि उसको रियलिटी का नहीं पता, स्कॉट की परछाई उसको डरा रही है। और यहाँ पर एलिसन की आंट उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, कोई तो गड़बड़ है। बट हम देखते हैं कीरा जो दूर बैठी सब सुनने लग रही थी, उनके पास आके बोलती है सॉरी टू डिस्टर्ब, बट जो तुम बात कर रहे हो शायद मैं हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इन सब के बारे में पढ़ा है टिबेटन कल्चर में। बट हम देखते हैं कोर्ट को छोड़ के उसे कोई नहीं जानता है, बट वहां पर वो हेल्प करने के लिए आई थी तो सब उससे इनवाइट करते हैं। और बैठने के बाद लिडिया उससे पूछने लगती है टिबेटन बुद्धिज्म में या फिर इंडियन बुद्धिज्म में ये कॉन्सेप्ट है। और तभी कीरा बोलती है दोनों में ये है, ये एक स्टेट है जिसको हम बार्डो बोलते हैं, जीने और मरने के बीच की स्टेट। और इस स्टेट में हमको ये सब हलुसिनेशन होना, सपने ज्यादा आना और अपने रिलेटिव्स का अच्छे और बुरे दोनों का दिखना दिखता है। बट हम देखते हैं साफ करता है आइजैक कि सिर्फ बुरे वाले दिख रहे हैं जो डीमंस हैं। और तभी एलिसन का भी डाउट था कि अगर लास्ट स्टेज क्या है इन सब चीजों की, क्योंकि हमको ये सब चीजें होने लग रही हैं। तो साफ कर देती है कीरा कि इसका लास्ट स्टेज होगी डेथ, क्योंकि जो भी ये सपने देख रहे हैं उनकी मौत होनी जरूरी है। और डेथ को एक्सप्लेन करती है कीरा कि जो भी तुम्हें नाइटमेयर आ रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे एक हद तक जब तक तुम मर नहीं जाते हो। और ये सुनने के बाद तीनों डरने लगते हैं और पहुंच जाते हैं अपने वेटनरी डॉक्टर एलन के पास में। और अब एलन साफ करता है कि शायद उनके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ गड़बड़ चलने लग रही है। और वहां पर स्टाइल अपने सिंबल करके बताता है जो उसे नाइटमेयर में दिखने लग रहे थे। और ये देख के साफ कर देता है एलन कि कोई तो गड़बड़ है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में एक दरवाजा सा खुल चुका है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें नाइटमेयर आते रहेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते हो। और तुम्हें एक एक करके अपने इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो दरवाजा बन चुका है उसे बंद करना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बंद करना होगा, वरना खतरा बढ़ने वाला है। और ये सोचने के बाद दोनों बाहर आने लगते हैं कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, उन पर उन्हें पता नहीं है क्या करना है, तो थोड़े टेंस थे। बट तभी हम देखते हैं वहां पर शेरिफ आ चुके थे हेल्प मांगने के लिए और बोलते हैं स्कॉट शायद तुम मेरी हेल्प कर सको एक केस को सॉल्व करने में। बहुत साल पहले एक लड़की जिसका नाम मलिया था, वो कार एक्सीडेंट से गायब हो चुकी थी, शायद किसी वेयरवुल्फ ने उसे मारा हो, और प्लीज तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं स्कॉट हेल्प करने के लिए भी तैयार था और यहाँ पर स्टाइल उसके साथ था। और वहीं हम अगले दिन देख पाते हैं शेरिफ के साथ जाते हैं वो मलिया के डैड के घर पे। हम देखते हैं वो अकेला रहने लग रहा था और बोलता है कि घर के आसपास थोड़े ट्रैप लगाए, प्लीज ध्यान से आना, क्योंकि यहाँ पर कायोटी आते रहते हैं। और हम देखते हैं वो इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस था, जहां पर शेरिफ उससे बात करने के लिए आए कि शायद वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मर्डर था और कोई गड़बड़ हुई थी। बट हम देखते हैं साफ करता है उसका डैड कि यार क्या करूं मैं, अब 8 साल हो चुके हैं केस को, जिस जिंदगी के साथ मैं जी रहा था उससे जीने दो ना। इमोशनल डैमेज के बाद तो मैं नॉर्मल फील करने लगा हूं, प्लीज मुझे और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हम देखते हैं पीछे के रास्ते से स्टाइल और स्कॉट जाने लग रहे थे घर के अंदर, जिससे कि कोट स्मेल कर सके किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो मलिया की स्मेल हो और पता लगा सके कि और बॉडी कहां पर है। बट हम देखते हैं कोट को कुछ भी नहीं मिलता है। बट यहाँ पर स्टाइल एक दो फोटो खींचता है जगह की, जिससे कि कुछ सबूत इकट्ठे कर सके। और यहाँ पर स्टाइल थोड़ी ज्यादा मेहनत कर रहा है नॉर्मल से। और वही हम देख पाते हैं एक डॉग आकर उन पे भौंकने लगता है और यहाँ पर स्टाइल बोलते हैं इसको चुप कराना, तू अल्फा है यार, कुछ तो कर सकता है, कुत्तों को तो चुप ही करा सकता है। बट यहाँ पर स्कॉट नहीं कर पा रहा था और हम देखते हैं दोनों फेल हो जाते हैं मिशन में, क्योंकि उन्हें कोई स्मेल आ नहीं रही थी जो किसी बच्चे की हो। और वहां से जाने के बाद हम देख पाते हैं स्टाइल के डैड थोड़े डिप्रेस थे और बोलते हैं यार तुमने ट्राई किया अच्छी बात है, बट हम सॉल्व नहीं कर सकते इस केस को। और ये कहने के बाद निराशा से वहां से चले जाते हैं। और हम देखते हैं स्कॉट को लगता है कि पुराने केस को सॉल्व कर रहे थे, इतने निराश क्यों है। और तभी स्टाइल बता देता है कि उनके डैड ज्यादा से ज्यादा केस सॉल्व करना चाहते हैं शेरिफ होने तक। और तभी स्कॉट को समझ नहीं आता है कि कहना क्या चाहता है वो।
और पता चलता है कि स्टाइल के डैड जो अब शेरिफ है उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है और इसका सब जिम्मेदार मानता है वो अपने डैड को। और हम देखते हैं स्कॉट आता है और अपने डैड पे चिल्लाने लगता है कि उनकी वजह से स्टाइल के डैड की नौकरी जा सकती है, जहां पर उसका डैड बोलता है ये तो मेरा काम है, मैं क्या गलत कर रहा हूं। और यहाँ पर स्कॉट बोलता है कि आप सबसे बेकार डैड हो, यू सक डैड। और हम देखते हैं उसका गुस्सा बहुत ज्यादा रेंज में आ रहा था क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड के डैड की नौकरी अब जाने वाली थी। बट हम देख पाते हैं मलिशा वहां पर आके कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बट जब उसे सच पता चलता है वो भी डांटने लगती है स्कॉट के डैड को। और यहाँ पर कोट अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके नाखून बाहर आ रहे हैं और उसकी वेयरवुल्फ वाली साइड बाहर आने लगती है, जिसको देख के मलिशा उसे अंदर लेके जाती है, उसे कंट्रोल करने के लिए कहती है जहां पर वो कर नहीं पा रहा था अपने आप पे कंट्रोल। और वहां पर उसकी इमोशंस बहुत ज्यादा हाइप थे और ऊपर से अब एलिसन भी नहीं है ना, तो एलिसन के बगैर भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बट हम देखते हैं उसकी मॉम उसको शांत कराती है और बोलती है अगर तुम्हारी एलिसन एंकर नहीं है तो टेंशन मत लो, लाइफ में और कोई भी आ सकती है, तुम अपने आप को एंकर बनाओ पहली बात तो। और लाइफ में बहुत बार प्यार होता है और ये तुम्हारे टीनेजर दिमाग को अभी समझ नहीं आएगा बट कुछ टाइम में आने लग जाएगा। और ये कहने के बाद उसकी मॉम उसे शांत कर देती है। और अब रात को हम देखते हैं स्कॉट बहुत ज्यादा गुस्सा था इसलिए स्टाइल के पास जाता है और बोलता है कि हम दोनों मिलके उसकी डेड बॉडी को ढूंढने के चलो। और हम देखते हैं स्टाइल और स्कॉट रात को जंगलों में ढूंढने जाते हैं उसी कार के पास जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। और उस कार को निकाला इसलिए नहीं गया है क्योंकि कौन निकाले इतने जंगल में से इतनी पुरानी कार को, और 8 साल से वो कार वहीं पर थी। हम देखते हैं उस कार के पास जाने के बाद वो देखने लगते हैं और उनको एक टॉय दिखता है जिसको लेते ही हम देख पाते हैं कि आसपास कोई आने लगा है उनके। और वहां पर स्कॉट देख पाता है कि कोई उनका पीछा सा कर रहा है और यहाँ पर उस स्टाइल से कंफर्म करता है कि वो सपना नहीं देख रहा है। और हम देखते जैसे उसे पता चलता है कि रियल है उसके पीछे भागने लगता है। और हम देखते कोई वुल्फ है जिसका पीछा भी स्कॉट करने लग रहा है, पहाड़ों से कूद रहा है और उस तक पहुंच जाता है। बट हम देखते वो वुल्फ नहीं था बल्कि एक कायोटी थी। और हम देख पाते हैं कि कोई और नहीं मलिया है। हम देख पाते हैं कि वो भी शायद किसी तरह की वेयरवुल्फ थी और यहाँ पर कोट एक अल्फा है तो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल कर पाता है। बट हम देखते वहां से भाग जाती है और ये केस पक्का एक वेयरवुल्फ का था क्योंकि कार पे बड़े बड़े वेयरवुल्फ के पंजों के निशान थे और कहीं ना कहीं स्टाइल के डैड अपनी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में करने लग रहे थे। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं एलिसन बहुत ज्यादा इंटीमेट होने लगती है आइजैक के साथ में। बट हम देखते हैं एलिसन को डाउट थे क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ है बट अभी भी स्कॉट उसे बहुत पसंद करता है। बट आइजैक साफ करता है कि वो मूव ऑन हो चुका है, हमको इन्वॉल्व होना चाहिए। और हम देखते हैं रोमांटिकली इन्वॉल्व होने ही लगते हैं। बट तभी आता है नाइटमेयर एलिसन का कि किस तरह उसकी आंट आइजैक को मार रही है। बट हम देख पाते हैं ये सिर्फ एक सपना था और जैसे वो उठती है उसे पता चलता है कि उसके हाथ में एक चाकू है, मतलब कहीं ना कहीं उसके जो विजन्स थे उसको रियल लाइफ में किलर बनाने वाले हैं। और वो देख के डर जाती है। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर डेरिक और पीटर को पकड़ के करंट के झटके लगाने लग रहे हैं। और यहाँ पर डेरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उसके अंकल पे और ये देख के उसके अंकल बोलते हैं मैंने थोड़ा ना कुछ किया है। बट हम देख पाते हैं कि उसने किसी गड़बड़ में इन दोनों को फंसा दिया है जहां पर इन लोगों को पकड़ के इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं हाई वोल्टेज के। और यहाँ पर डायरेक्ट के फोन पे बार बार कोर्ट का मैसेज आने लग रहा है एक बहुत जरूरी हेल्प चाहिए, जल्द से जल्द रिप्लाई करो। बट कोई है जिसके पास अभी डायरेक्ट का फोन है और यहाँ पर इन दोनों को नहीं छोड़ने वाला है और शायद जान से भी मार दे। और वो देखते हैं अगले एपिसोड में। तो गाइस ये मलिया कौन है, 8 साल तक ये क्या वेयरवुल्फ बन के रही थी और इसके बारे में आगे डिस्कवर करते हैं। और क्या ये लड़की कीरा, इसके साथ क्या गड़बड़ है, इसको कैसे पता इतने सारे सुपर नेचुरल चीजों के बारे में और इतनी सारी चीजें आगे होने लग रही हैं इस टाउन में और अब तो सुपर नेचुरल चीजें और आने वाली है। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में जब आप करेंगे 120+ लाइक, तभी मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस थैंक्स अ लॉट मेरे चैनल को देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।